नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज बुलेटिन में सबसे पहले एक ऐसी खबर जो बिहार से नहीं राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी है, लेकिन उसका सरोकार बिहार की सियासत से भी है। बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। मानहानि केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद पटना से दिल्ली तक हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का यह आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। मानहानि केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद पटना से दिल्ली तक हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। नाम राहुल गांधी, पद कांग्रेस के पूर्व सांसद, कार्यकाल 17 जून 2019 से 24 मार्च 2023। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई। राहुल गांधी के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। राहुल को 2 दिन में 2 बड़े झटके लगे। गुरुवार को मानहानि केस में 2 साल की सजा हुई और सजा की वजह से वो संसद की सदस्यता चली गई। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद से कांग्रेस बिफरी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने राहुल को अयोग्य घोषित करने के लिए सभी तरीके आजमाए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया। वैसे तो सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही माहौल गर्म था। बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने सुबह से ही बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर नारेबाजी शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने की जानकारी दी, सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। हालांकि महागठबंधन में होते हुए भी जेडीयू के नेता कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल नहीं रहे। लेकिन राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जरूर आश्चर्य जताया और कहा कि आनन फानन में किया गया ये फैसला आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज आनन फानन में सदस्यता समाप्त कर देना ये तो पूरे देश को चकित कर देने वाली, आश्चर्य में डाल देने वाली घटना है। ये कोई अच्छी परंपरा या अच्छा संकेत? राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हाय तौबा पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। कोर्ट से 2 या 2 साल से अधिक की सजा होने पर सदस्यता जाती ही है। ये तो कानून ने अपना काम किया है, तो कानून का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इनको लगता है हम कानून से ऊपर है। हमने इस देश पर 50 साल राज किया है और हम पैदा हुए देश पर राज करने के लिए। हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन राहुल जी भूल जाते हैं लोकतंत्र है। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद सियासी बवाल होना लाजिमी है, लेकिन कानून तो कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में फैसला सुनाते हुए कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी साजिश के शिकार हुए हैं। इससे अछूता नहीं है। कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है। हम इतना ही कहना चाहेंगे। लेकिन भाजपा को अब समझ में आ चुका है जो इस तरीके का कारनामा या भाजपा जो की है, और भाजपा को पूरे तरीके से समझ में आ गया है कि पूरे हिंदुस्तान से उनका सफाया होना तय है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। राहुल ने उन्हें गाली देने का काम किया है, उसका परिणाम यही होना था।
नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। उनको गाली देने का काम राहुल गांधी जी ने किया था और ये तो परिणाम आना ही था। न्यायालय को तय करना था कि कोई व्यक्ति गाली देते रहे किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, तो उनको तो अपना आदेश देना ही था। और आदेश दिया तो जो नियम है कि यदि किसी को 2 साल से की सजा हो गई तो उसकी सदस्यता खत्म होती है। इसलिए ये पूरी तरह कांग्रेस के कैरेक्टर में है। कोई पिछड़े समाज के लोग यदि आगे आते हैं तो उनको इसी तरह गाली देने का काम ये लोग करते हैं। तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने पर सियासत इस वक्त बहुत गरमाई हुई और इसके पहले बिहार में लालू प्रसाद से लेकर बाहुबली अनंत सिंह जैसे दिग्गजों की एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट है जिनकी किसी न किसी वजह से सदस्यता जा चुकी है। तो लालू प्रसाद जो कि आरजेडी पार्टी से आते हैं, चारा घोटाला का जैसे ही उनके ऊपर मामला हुआ दोषी पाया गया और उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। रामबल्लभ यादव की बात कर लीजिए, इलियास हुसैन हो, अनिल कुमार सहनी हो, अनंत सिंह हो, इन सभी के ऊपर, किसी के ऊपर फर्जीवाड़ा तो किसी के ऊपर आर्म्स एक्ट, इन तमाम मामलों को लेकर सदस्यता गंवानी पड़ी। तो लैंड फॉर जॉब मामले में शनिवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद तेजस्वी यादव को पूछताछ में शामिल होना पड़ रहा है। शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का सवालों से सामना होगा। सवाल सीबीआई के होंगे और मुद्दा रहेगा लैंड फॉर जॉब मामला। जी हां, शनिवार को तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होने वाले हैं। यह पूछताछ की प्रक्रिया दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में होगी और अगर इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला हालांकि बेहद पुराना मामला है। यह मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री होते थे और साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच का यह मामला है। उस वक्त में किस तरह से कई उम्मीदवारों को, कई ऐसे उम्मीदवार जो रेलवे में जिनकी नौकरी लगी थी और कहा जाता है कि उस वक्त में जमीन उनसे लिया गया और बदले में नौकरी दी गई। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए तेजस्वी को 3 बार समन भेजा, लेकिन वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें 4 मार्च, 11 मार्च और 14 मार्च को सीबीआई की ओर से पेशी के लिए बुलाया गया था। पिछली बार 14 मार्च को जब उन्हें सीबीआई ने समन भेजा तो तेजस्वी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी और 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी से पूछकर पेशी की ये तारीख तय की। वैसे पूछताछ के बाद तेजस्वी पर गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सीबीआई की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि अगर तेजस्वी पूछताछ के लिए पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सीबीआई और ईडी की कार्रवाइयों पर पहले से सियासी माहौल गर्म है। अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का कहना है कि जो निर्दोष है उसे डर काहेगा। के पास ये मौका है अपनी बातों को रखने का। मैं पुनः दोहराता हूं, जो सही है, जो निर्दोष है, उन्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कल ये मौका है उनके पास जाकर अपना पक्ष रखने का। निर्दोष हैं तो अपनी बातों को, यही उचित मंच है जहां पे वो रहे। तेजस्वी यादव से पूछताछ में सीबीआई को और क्या कुछ नई जानकारियां मिलती हैं, इस पर सबकी नजर है। वैसे तो आरजेडी और महागठबंधन के तमाम नेताओं का यही कहना है कि राजनीतिक रंजिश की वजह से ये कार्रवाइयां हो रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। सारण में जहरीली शराब कांड पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में 77 लोगों के मरने का जिक्र है, जबकि सरकार ने सिर्फ 42 लोगों की मौत का दावा किया था। सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। सारण का जहरीला शराब कांड तो आपको याद ही होगा। 4 दिनों तक लोगों के मरने का सिलसिला चलता रहा। मशरक से लेकर अमनौर तक चीख पुकार मची रही। सरकार ने 42 लोगों की मौत की पुष्टि की, लेकिन जहरीली शराब कांड पर सामने आई मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में 77 लोगों के मरने का जिक्र है।
रिपोर्ट सामने आने के बाद सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने राज्य सरकार पर मौत के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया। सरकारी शासन की विफलता और खास करके मरने वाले सब गरीब हैं, जिनके लिए बिहार सरकार रोज गुहार करती है, मरने वाले सब गरीब थे और ये नेटवर्क वहाँ पर माफिया का स्थापित है। ये 4 बिंदु आए हैं और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी टिप्पणी मानव अधिकार आयोग का और कुछ नहीं हो सकता। मानवाधिकार आयोग की ये जांच तब जाके शुरू हुई जब राजीव प्रताप रूडी लोकसभा में केंद्रीय टीम बिहार भेजने की मांग सदन में उठाई। रूडी ने राज्य सरकार पर जांच में असहयोग का आरोप लगाया था। यही आरोप मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में चलाए गए हैं। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि मरने वालों में किसान, मजदूर, ड्राइवर, चाय बेचने वाले, फेरी वाले और बेरोजगार शामिल थे। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि पीड़ितों में 75% लोग पिछड़ी जातियों से थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्ण शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी उत्पाद आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी की है, जिसमें सभी फेल हो गए। आयोग ने जहरीली शराब से मौत के मामले को मानवाधिकार से जुड़ा मामला बताया है। सारण शराब कांड पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने भी सरकार पर निशाना साधा। बिहार सरकार ने 3200 को बिना पोस्टमार्टम के जला दिया है। ये घोर अपराध है। ये बिहार सरकार द्वारा की गई एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। इसलिए मुआवजा बचाने के लिए और सहयोग करने के लिए बिहार सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है। सारण शराब कांड पर मानवाधिकार की टिप्पणी के बाद बिहार में सियासी माहौल गरमाने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जलेबी राष्ट्रीय मिठाई है, लेकिन जब यही मिठाई बातों की बने और विधानसभा के अंदर बने तो स्वाद कुछ और हो जाता है। चलिए सदन के अंदर बन रही बातों की गर्मा गर्म जलेबी का आनंद लीजिए। भाई आप अपने को इतना कमजोर क्यों समझते हैं कि हम आपको घुमा देंगे, टहला देंगे, नचा देंगे? माननीय मंत्री जी, महोदय जिलेबी राष्ट्रीय मिठाई है। महोदय अब सवाल है कि जिनको खुद पर भरोसा नहीं रहता है और आप सवाल है अपने को ऐसा क्यों बना के रखते हैं कि आपको कोई जिलेबी बना देता है? अरे आप अपने को सही जगह पर रखिए। और महोदय बात जिलेबी तब नजर आती है जब आदमी अनुत्तर हो जाता है, कोई प्रश्न नहीं बचता है या समझ में आता है, तब लगता है कि हम जिलेबी बन गए। अरे तो भाई आप जिलेबी क्यों बनते हैं? मत बनिए जिलेबी। हम लोग तो सरकार की तरफ से सिर्फ जो सच्चाई स्थिति होती है, जहां सरकार की तो हम मंशा बताते हैं। अगर हमारे अधिकारी कुछ गलत करते हैं, हम बराबर करते हैं महोदय कि सदन में माननीय सदस्य जो जानकारी देते हैं सरकार को उससे बहुत मदद मिलती है। तो सत्ता पक्ष की जलेबी और विपक्ष की चाशनी का ये रंग आज सदन के अंदर नजर आया। किशनगंज में रमजान को लेकर स्कूलों का समय बदल दिया गया है। स्कूल अब सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक चलेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के समय में ये परिवर्तन किया गया है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि रमजान को देखते हुए डीएम के निर्देश पर ये तमाम तब्दीलियां की गई हैं, ये बदलाव किए गए हैं ताकि मुस्लिम शिक्षकों को कोई परेशानी ना हो। रमजान को देखते हुए जिलाधिकारी के स्तर से 8 बजे से 3 बजे हम लोगों ने सभी प्रकार के विद्यालय का संचालन सुनिश्चित किया है। सरकारी गैर सरकारी दोनों? जी, सरकारी और गैर सरकारी दोनों। तो रमजान को लेकर सीमांचल के स्कूलों के समय में परिवर्तन पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया तो आरजेडी ने कहा कि बीजेपी हर चीज में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का मकसद रखती है। अब किशनगंज में जो स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, जिला प्रशासन ने एक फतवा जारी किया है कि स्कूलों का समय परिवर्तित रहेगा उनके लिए, चूंकि रमजान का महीना है। अब अगर किसी जिले में
70%, 80% मुसलमानों की आबादी हो जाए तो आप शरिया कानून लागू कर देंगे? देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति बिहार के अंदर चल रही है और वोटों के लिए पता नहीं ये गठबंधन की सरकार कहां तक जाएगी, ये समझ में नहीं आता है। पूरे बिहार में इस प्रकार का लागू नहीं है और किशनगंज चूंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है, ये लागू कर दिया गया। आप सोचिए, पूरे बिहार में एक प्रकार का कानून, बच्चे एक ही प्रकार के होते हैं, सभी बच्चों के लिए एक प्रकार का समय निर्धारित होना चाहिए। ये तो पहले भी हो रहा था, पहले जिला स्तरीय इस पर समन्वय समिति ये व्यवस्था करती थी, लेकिन सरकार की तरफ से ये व्यवस्था हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि लोग इसे तुष्टीकरण कर रहे हैं। लोग तो ऐसी सांप्रदायिक उन्माद फैलाते ही हैं, उनका काम ही है इस तरह की बातें करना। जब भी ऐसा कुछ होता है तो सारे धर्मों के लोगों को ऐसी व्यवस्था दी जाती है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।